बाहर निकाल दो। देखो 5 को आराम से बैठ सकते हो, लेकिन बैठने का जो तरीका है देखो कैसे बैठना था। बैठना भी 5 गो था। जैसे जो उधर बैठेगा ना वो एगो पैर बाहर निकाल देगा, और जो इधर बैठेगा एगो पैर बाहर निकाल दे। ओकरा बाद देखो कितना आराम से बैठ जाएगा, एकदम मजे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। खाली तुम एगो इधर पैर बाहर रखो, लेकिन बेंचवा तो बराबर करो, बेंचवा तो बहुत छोटा है एक रहा, तब ने बाहर पैर निकालेगा। कर दो ना, वो पट्टी वही पट्टी हो गया, बहुत अच्छा से बैठ जाता है आराम से बिना दिक्कत के। चल लिखिए सबको आज बोर का परमाणु मॉडल। बोर्ड पर देखिए, एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर। लिखिए 1913 में नील्स बोर ने 1913 में नील्स बोर ने 1913 में नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार अनुसार के बाद कोमा दीजिएगा और 1 नंबर लिखिएगा। कोमा दे के नीचे से लिखिएगा 1 नंबर। देखिए इनका पहला नियम है ना कि नील्स बोर बताएं कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहता है। जैसे नाभिक है ना, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, और इलेक्ट्रॉन गति करते समय ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। कब तक ले? जब तक ले उसको कोई बाहरी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त नहीं हो। जबकि रदरफोर्ड में रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था उसमें ऐसा व्याख्या नहीं किया गया था। वो खाली कहा था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो मैक्सवेल बताए थे कि जब आवेशित कण गतिशील होते हैं तो वह एक तरह का विकिरण उत्पन्न करता है, जिसको विद्युत चुम्बकीय विकिरण। और वो इसका व्याख्या नहीं किए थे। नील्स बोर आए तो बताया कि घूमता है, लेकिन एक निश्चित कक्षा में घूमता है। जैसे इस कक्षा में घूम रहा है तो हमेशा इसी कक्षा में घूमते रहेगा। कब तक ले? जब तक ले उसको बाहर से ऊर्जा नहीं मिल जाए। तो इसलिए इन कक्षाओं को कहा गया स्थिर कक्षा, ठीक ना। और ये घूमते समय ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ना अवशोषण करेगा। कब तक? जब तक बाहर से ना मिले तब तक ले। तो पहला लिखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं तथा कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण करता है, और ना ही अवशोषण करता है। जिन कक्षाओं को स्थिर कक्षाओं के नाम से भी जाना जाता है, जिन कक्षाओं को स्थिर कक्षाओं के नाम से भी जाना जाता है, हो गया ना। अब देखिए इनका दूसरा क्या था कि जो स्थिर कक्षा है ना, तो उस सब का नाम बताया कि जैसे पहला कक्षा के हो गया, दूसरा कक्षा एल, तीसरा कक्षा। अब प्रत्येक कक्षा के लिए जैसे कि कुछ मान होता है, जैसे पहला कक्षा के लिए मान होगा 1 n बराबर, और दूसरा कक्षा के लिए n बराबर 2, और तीसरा कक्षा के लिए n बराबर 3, ठीक ना। और ये भी बताया साथ में कि प्रत्येक कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसके पास एक निश्चित ऊर्जा होता है। प्रत्येक कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास एक निश्चित, और वह ऊर्जा की मात्रा घटता या बढ़ता नहीं है, क्योंकि ना तो अवशोषण कर रहा है ना ही। तो इस तरह से मान लीजिए कि इस कक्षा का कुछ अपना एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन कारण, और इस कक्षा का कुछ अपना एनर्जी होगा इस कक्षा का। तो देखिए वो अस्तर बनते जा रहा है कि नहीं कक्षा का। तो इसी कारण से इसको एक और नाम से जाना जाता है कक्षा को। कक्षा को हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होता है। तो इस तरह से एनर्जी का एक स्तर बन जाता है परत। इसलिए प्रत्येक कक्षा को ऊर्जा स्तर के भी नाम से जाना, जिसको एनर्जी लेवल कह सकते हैं आप। कक्षा को कक्षा ना कहकर ऊर्जा स्तर भी कह दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए स्थिर कक्षाओं को, दूसरा नंबर, स्थिर कक्षाओं को के कोमा एल एम एन ओ डॉट डॉट या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इत्यादि संख्याओं द्वारा निरूपित किया जाता है। इत्यादि संख्याओं द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। जिन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, हाँ, जिन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, तथा प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की, तथा प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, अब चलिए देखिए डायग्राम बनाइएगा। जैसे परमाणु का नाभिक हो गया, नाभिक जो है धनावेशित होता है, और यह बात किन्होंने सबसे पहले बताया था? कौन बताया था कि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है? रदरफोर्ड ना? हाँ बिल्कुल सही। चलिए बनाइए।
हाँ बनाना है, खा जाओ। पहला कक्षा के हम लोग के से लिखते हैं, दूसरा कक्षा के एल से, तीसरा के एम से, एन से, ओ से। और भी कक्षाएं होती है, रुक जाइए उसको भी लिख देते हैं हम। अरे तो मेरा बोर्ड ना है तो हम तो बड़का बनाबे करेंगे, ज्यादा चद्दर मिलेगा तो टांग तो पसार करेंगे। आप लोग उतने पसारिए जितना चद्दर है, यानी कि कॉपी में जितना जगह है। देखिए इसको संख्या द्वारा भी हम लिख सकते हैं कि जैसे इसके लिए n बराबर 1, इसके लिए n बराबर 2, इसके लिए n बराबर 3, और इसके लिए n बराबर 4, और इसके लिए n बराबर 5। वो आपका परमाणु है। और प्रत्येक कक्षा का कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, तो इसके एनर्जी को E1 है, इसके एनर्जी को E2 है, इसके एनर्जी को E3 और इसके एनर्जी को E4 है, इसका एनर्जी E5। और E हो गया आपका परमाणु का नाभिक जो बीच वाला है। पहला इनका नियम था कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन करता है नहीं। अब दूसरा था कि प्रत्येक कक्षा के पास अपना निश्चित ऊर्जा की मात्रा होती है, जिसको ऊर्जा स्तर के नाम से जाना जाता है। तो बना लीजिए, आप इसको के एलिमेंट द्वारा भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3 द्वारा भी लिख सकते हैं, और एनर्जी लेवल के द्वारा भी लिख सकते हैं कि पहला कक्षा के एनर्जी 1, दूसरा के। अब सभी कक्षाओं की ऊर्जा एक समान नहीं होती है, समझे बालक के। यदि सबके एक समान होता तो सबके लिए ई लिखते ना, तो E1, E2, E3 लिखे, इसका मतलब कि सबकी एनर्जी एक समान नहीं होता है। देखिए तीसरा इनका ऐसी है, सुनिए, तीसरा इनका नियम है कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान जो होता है h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। जैसे देखिए कहने का मतलब है ना कि कोई भी वस्तु जब किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उसके पास एगो तक कोणीय वेग होता है। ये बालक देखिए, जैसे तीसरा इनका नियम है ना परमाणु के बारे में, कि जैसे परमाणु में कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में घूम सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान, तो कोणीय संवेग देखिए होता है mvr, कोणीय संवेग का मान होता है mv। कोणीय संवेग कब किसी वस्तु का होता है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता है तब। कक्षा एक कैसा पथ है, इस पर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन के बाद जो संवेग होता है तो संवेग को हम लोग कोणीय संवेग के नाम से। तो तीसरा है कि इलेक्ट्रॉन सब कक्षा में नहीं घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में घूमेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान यानी कि एम्बियर का मान h/2 पाई का पूर्णांक गुणज हो। पूर्णांक गुणज मतलब कि यहाँ पर n से गुना होगा, ठीक ना। जैसे पहला कक्षा में घूम रहा था यहाँ पर n का मान 1 लिखाएगा, दूसरा कक्षा में घूमेगा तो n का मान, जैसे मान ली कि पहला कक्षा है तो उसके लिए mvr का मान जो होगा 1 × h/2 पाई होगा। दूसरा कक्षा में घूमेगा तो mvr के मान 2h में 2 पाई इस तरह से होगा। और तीसरा कक्षा में घूमेगा तो 3h। तो तीसरा नियम है कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। तो लिखिए, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है। हाँ, तीसरा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय
संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्णांक गुणज होता है। h/2 का पूर्णांक गुणज होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्णांक गुणज होता है। अर्थात कोणीय संवेग बराबर NH/2। कोणीय संवेग क्या होता है? mvr। तो mvr बराबर NH/2। देखिए कोणीय संवेग जो mvr है ना, तो इसको कोणीय संवेग के लिए संकेत होता है L। जैसे बल के लिए कैसे F होता है, जिसका मान होता है m × a। उसी तरह से कोणीय संवेग का मान भले mvr होता है, लेकिन इसका संकेत होगा ना, तो L संकेत होता है। इसको लिखते हैं NH/2। तो दोनों सबसे अधिक यूज इसका आता है mvr बराबर NH/2 का। हाँ, फॉर्मूला सिद्ध करने में यूज आ जाता है उसका। चलिए जहां लिखिएगा उसमें, जहां m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जहां m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग, जहां के बाद इस जहां में नहीं लिखना है, दूसरा जहां में लिखना है। m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग, r बराबर कक्षा की त्रिज्या, जिस कक्षा में घूमते रहेगा, r बराबर कक्षा की त्रिज्या, n बराबर कक्षाओं की संख्या, n बराबर कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या। और उसके फिर नीचे लिखिएगा कक्षाओं की संख्या क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। क्योंकि कक्षा है तो पहला कक्षा हो या दूसरा या तो तीसरा, ऐसे थोड़ी होता है कि अढ़ाई कक्षा चाहे 1.5 कक्षा, या तो हम पहला क्लास में पढ़ते हैं तो दूसरा में तीसरा में। h बराबर लिखिए प्लैंक नियतांक, h बराबर प्लैंक नियतांक, हाँ प्लैंक नियतांक, हाँ जिसका मान होता है 6.6262 × 10⁻⁻⁴ जूल × सेकेंड। ये तो हो गया, सबके बारे में बता दिए कौन क्या है यहाँ पर। अब लिखिए चौथा नंबर। देखिए चौथा नियम है कि जैसे विभिन्न कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा अलग अलग। तो बताइए तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन कक्षा को होता है, E1 के कि E2 के कि E3 के? गलती, जैसे जैसे परमाणु के नाभिक से दूर जाते हैं एनर्जी का मान बढ़ते जाता है, ठीक ना। इसलिए ऊपर वाला के हम लोग कहते हैं उच्च ऊर्जा स्तर, नीचे वाला कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर। जैसे ई हो गया उच्च, आई हो गया, लेकिन हाई दोनों में तुलना किया जाता, ई वाला उच्च होगा, ई वाला आई, दोनों में तुलना किया जाता, समझे। तो प्रत्येक कक्षा का ऊर्जा निश्चित होता है, तो लिखिए नियत होता है अलग अलग। हाँ चौथा, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। अर्थात प्रत्येक कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का मान निश्चित होता है, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का मान निश्चित होता है।
ऊर्जा का मान निश्चित होता है। चौथा हो गया कि अलग अलग कक्षा का ऊर्जा मान अलग अलग होता है, लेकिन जेकर होता है ऊपर निश्चित होता है, ठीक ना। अब देखिए पांचवा नियम यह है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने निचला कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाता है या ऊपरी कक्षा से निचले कक्षा में जाता है तो उसके लिए शर्त है, जैसे इलेक्ट्रॉन को यदि निचला कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाना होगा ना तो उसके ऊर्जा को मान बढ़ना चाहिए। जैसे देखिए पर सबसे ऊर्जा कम होता है प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के, जैसे मान के चलते हैं ऐसे ही सबके तो एनर्जी नेगेटिव होता है, ठीक ना। परमाणु के अंदर प्रत्येक कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मान कारण है उसका, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल के कारण जो ऊर्जा होता है वो सब ऋणात्मक होता है, ठीक ना। तो इसलिए प्रत्येक कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के मान का जो ऊर्जा होता है वो सब नेगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए कि पहला कक्षा के -2 जूल है, ऐसे मान चलते हैं, तो दूसरा के या तो -1 जूल होगा या तो 1.5 जूल होगा। ये वाला छोटा कि है, ये वाला छोटा, दो छोटा ना। तो मान लीजिए कि इस कक्षा में घूमना चाहता है कोई, पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में जाना चाहता है, तो वही इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में घूम सकता है जिसका एनर्जी -1 जूल होगा, क्योंकि इस कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना है इसमें घूमने वाला के। तो यदि किसी को इस कक्षा में जाना है घूमने के लिए तो उतना एनर्जी होना चाहिए जितना कि उस कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास है। या मान लीजिए कि इसमें 1 जूल है, ये आना चाहता है इसमें, तो पहले उतना एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा तब जाके इस कक्षा में। तो निचला कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा का अवशोषण होता है और ऊपरी कक्षा से कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो आखिर दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतर कितना होता है, तो E2 - E1 का अंतर होता है। E2 माइनस, जैसे कहने, चलो एगो नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, E2 - E1 लिखाएगा, ठीक ना। तो लिखिए पांचवा नियम, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है यानी कि जंप करता है, हाँ कूदता है, तो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा, उत्सर्जित या अवशोषित होती है। तो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा उत्सर्जित या अवशोषित होती है, जिस ऊर्जा का मान दोनों कक्षाओं के ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। दोनों कक्षाओं के ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, दोनों कक्षाओं के ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, अर्थात E2 - E1 अब बराबर H nu। E2 - E1 बराबर H nu। कहने का मतलब है ना कि जैसे ऊर्जा का वो अवशोषण करेगा तो फोटोन के रूप में करेगा, क्योंकि देखिए ऊर्जाओं का अंतर जो है H nu है। H nu कितना एनर्जी होता है, फोटोन का एनर्जी होता है। तो ऊर्जा का अवशोषण भी करेगा तब फोटोन की ऊर्जा के रूप में करेगा, और जब ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो वो भी फोटोन के रूप में उत्सर्जित करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 100 जूल एनर्जी है, आप इस कक्षा में घूम रहे हैं, तो आपको अगला कक्षा में जाना है जिसमें वही इलेक्ट्रॉन घूमता है जिसके पास 150 जूल एनर्जी होता है, तो आपको 50 जूल और कोई से लेना पड़ेगा तब जगह में जाइएगा। लेकिन फिर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपको 50 जूल फिर उत्सर्जित करना पड़ेगा, ठीक ना। तब लिख लिए E2 - E1 बराबर H nu।
तो 5 गो इनका नियम हो गया। यही सेम टू सेम 12 क्लास के फिजिक्स में पढ़ना रहता है, पांचों नियम, कोई चेंजिंग नहीं एकदम नियम में, सेम डायग्राम सेम नियम, जस के तस लिख दिया जाता है फिजिक्स में। आज सब चीज यही ला पढ़ रहा था, जस के तस। तो चलिए नोट लिखिए। नोट नंबर 1, जब इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाता है, निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। इस तरह से वो डायग्राम बना लीजिएगा, छोटा आपकी डायग्राम बनाना, बड़ा नहीं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए घूमते हुए। ये ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किस रूप में करता है? फोटोन के रूप में करता है। अवशोषण भी करेगा तो फोटोन के रूप में, उत्सर्जित भी करता है फोटोन के रूप में। यही सब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके जाने लगता है इसमें, आई में से जंप करके इसमें जाएगा, और वही उसको बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल जाएगा ना, तो वो परमाणु से बाहर भी निकल जाता है। बहुत अधिक एनर्जी मिलता है तो परमाणु से बाहर ना, जिस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं ना जी। लिख लीजिएगा कि इस सिचुएशन में क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण। कोई दिक्कत नहीं, 3 गो 4 गो कई गो बनाइए, लेकिन जाते हुए जरूर दर्शाइएगा कि अगला कक्षा में क्या हो रहा है, जा रहा है इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे बोला जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, सोख के जाता है ऊर्जा ले करके। अब मान लो कि तुम है गरीब खाना में, जाना चाहते हो अमीर खाना में, तो उतना पैसा लेके जाएगा ना, न तो कहेगा कि हाई देख आया है पैसे से लेके आया है, नहीं हमने से पास 1 करोड़ है, तेरा पैसा है, तो कहेगा कि नहीं, तब भाग हो जाए। या वही रह सकता है जिसके पास 1 करोड़ है। अब मान लो कि फिर वजह से आना चाहते हो गरीब खाना में, तो आया तो पता चला कि वजह 100 के पास 100 रुपया है, तो कहता कितना है, तो 1 करोड़, तो लुटा दो 90,99,000 करके उतना 100 रुपये के रखो, मतलब बाकी सब उत्सर्जित कर दो, लुटा दो, तब जाके रह सकता है या। तो वही बात है जो है। हाँ, दूसरा नोट लिखिए, जब इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आता है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आता है, ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। चलिए डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम आपके उल्टा हो जाएगा। आपकी फोटोन क्या होगा, फोटोन निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सब ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आएगा।
हो गया ना। हाँ, तो ऊर्जा का उत्सर्जन फोटोन के रूप में होता है। अगला टॉपिक सबको लिखिए, बोर त्रिज्या की गणना। हाँ, अगला टॉपिक है, यहाँ सुना है, बोर त्रिज्या की गणना। कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस। सबसे पहले वो डायग्राम बनाइएगा। बनाइए सबको जल्दी डायग्राम। बोले तो है बनाने के लिए, फिर भी पूछ रहे हैं कि पहले बना ले। कहाँ ध्यान रहता है। कहीं मन विचलित नहीं ना हो रहा है ना। विचलित होने का उम्र है अभी तुम लोग के। देखो अलग, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्षा में घूमता है ना। तो एक बात देखो, समझ लो सभी इधर, जैसे डायग्राम जल्दी से बना लीजिए। इधर ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि नाभिक जो है धनावेशित होता है, और इसके कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो अपना निश्चित कक्षा में घूम रहा है। तो देखिए, इस कक्षा का त्रिज्या सब जगह एक समान होता है ना, यानी कि दूरी फिक्स है। ये वो धनावेशित कण है, ये वो। तो देखिए, दो आवेशित कणों के बीच में लगने वाला बल होता है ये विद्युत बल, ठीक ना, क्योंकि आवेशित कण है दोनों ना। और आवेशित कणों के बीच में जो बल लगता है उस बल को हम विद्युत बल कहते हैं। तो विद्युत बल के मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब पहिलका आवेश गुना दूसरका आवेश बटा में दोनों के बीच का दूरी। एक और बात जान लीजिए, जैसे नाभिक में मान लीजिए कि 11 गो प्रोटॉन है। नाभिक में कई प्रोटॉन है? तो प्रोटॉन के आवेश को ई से भी लिखते हैं, प्लस ई से। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, सॉरी, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। तो 11 प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा? तो 11 गुना 1.6 × 10 के पावर माइनस। लेकिन प्रोटॉन की संख्या जो होती है नाभिक में उपस्थित परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो जेड के, सॉरी, 11 के जगह पर जेड लिख सकते हैं। इस सभी प्रकार के परमाणु के लागू हो जाएगा। तो किसी भी परमाणु के नाभिक का आवेश होता है जेड इंटू ई, क्योंकि उसके नाभिक में जितना प्रोटॉन रहेगा ना उतने से नहीं, उसमें बिना करेंगे 11 से, सॉरी 1.6 × 10 के पावर माइनस। जैसे एगो प्रोटॉन है तो 1 गुना 1.6 × 10 के पावर माइनस 19। अब 2 गो रहेगा तो 2 गुना लिखना पड़ेगा ना। किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होता है वो जेड के बराबर होता है।
तो कोई भी तत्व हो उसके नाभिक में आवेश पूछा जाए कि किसी भी परमाणु के नाभिक में आवेश कितना होता है, तो बताइए कि जेड इंटू। अब ई स्पेशल कहा जाएगा कि मैग्नीशियम की कितना है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 और पे एक प्रोटॉन का आवेश तो 12 ही हो जाएगा। सोडियम का पूछा जाए तो 11 है, ऑक्सीजन के पूछा जाएगा। लेकिन किसी भी परमाणु के नाभिक में आवेश पूछा जाए तो बताइएगा जेड इंटू ई, जहाँ जेड उस तत्व का परमाणु संख्या होता है जिस तत्व के बारे में पूछा जाता है, और ई जो होता है एक प्रोटॉन का आवेश होता है, धन आवेश, ठीक ना। तो देखिए चल इस फॉर्मूला बैठाते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पहिलका आवेश नाभिक का, और नाभिक का आवेश होता है जेड इंटू ई, और दूसरा का आवेश इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का भी आवेश ई होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश ई होगा, लेकिन नाभिक में पूरा आवेश होता है ना जेड इंटू, अब बटा में दोनों के बीच की दूरी का। लेकिन देखिए जैसे दो गो सिस्टम होता है, वो CGS है, एगो MKS, सॉरी CGS दो कर है, 4 गुना है, CGS MKS FPS ऐसा ही। तो CGS सिस्टम में जो एक मान होता है ना, CGS सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान, तो वो होता है 1, CGS सिस्टम में 1 होता है। लेकिन यही यदि SI सिस्टम रहता ना तो इसका मान होता है कर के कर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है 9 गुना 10 के पावर, लेकिन ये SI सिस्टम में होता है, ठीक ना। और CGS सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, 1 रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 इंटू जेड इंटू ई इंटू ई, क्या हो जाएगा अब बटा में। तो बल का मान कितना है, लेकिन कौन सिस्टम में, CGS सिस्टम, ठीक। तो ये ई हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाला बल, JD² बटा में R²। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, या कोई भी वस्तु जब किसी वृत्ताकार कक्षा में घूमता है ना, तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लगता है। बात समझिएगा, कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो हर एक जगह पर उसके नाभिक के दिशा में एक बल लगते रहता है उस वस्तु पर, जिस बल को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का मान होता है mv² बटा। जैसे सर्कस उर्कस में मौत के कुआं में गाड़ी चलाता था ना, तो देखते हैं कि सर्कुलर पाथ पर घूमता है, गोले रहता है ना, तो उस पर एक बल काम करते रहता है अभिकेंद्र बल, जिस बल का दिशा हमेशा इसके केंद्र की ओर होता है, यानी कि जो इसका सेंटर है इसके ओर। इस बल का मान कितना होता है mv²। लेकिन इस पर एक बाहर की दिशा में इतना ही बल काम करता रहता है, इसे mv² यार अंदर की ओर काम करता है, तो इसके बाहर की दिशा में एक बल काम करते रहता है जिसका मान इतने होता है mv²। लेकिन ये अपोजिट होता है तो इसको माइनस में लिखा जाता है, क्योंकि यह भी बल है ये भी बल है, ठीक ना। तो इसका डायरेक्ट इस बाहर की दिशा में जब लगता है उसको कहते हैं अपकेंद्र बल, क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर लगता है, और जो केंद्र की ओर लगता है उसको कहते हैं। दोनों के मान सेम होता है लेकिन ये अपोजिट होता है, इसलिए इसके पहले क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो एक साथ देखिए तो इस पर जैसे ये भी बल काम कर रहा है और यह भी बल काम कर रहा है, और जितना भी केंद्र बल का मान हो, जैसे एक होता आकर्षण बल लग रहा है, एगो अपकेंद्र बल लग रहा है, एगो अभिकेंद्र बल लग रहा है। तो जब भी कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उसके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, तो आकर्षण बल इसको वृत्ताकार पथ पर लगातार घूमने के लिए उसको अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, ताकि ये लगातार इस पथ पर क्या कर सके, घूम सके। तो इस सिचुएशन में जितना बल ई वाला होता है ना उतना ही मान होता है mv² R का भी, दोनों परिमाण में बराबर होता है अभिकेंद्र बल और JD² R। ई होता है आकर्षण बल, ई वाला होता है ई जो बल लगता है दोनों आवेशों का कारण लगता है कि धन आवेश है अविला, ई जो बल है इसके मोशन के कारण लगता है, सर्कुलर पाथ पर मोशन कारण। इसी के कारण से हमारा पृथ्वी भी घूम रहा है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा बल लगता है, वो तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और दूसरा बल कि उसको वृत्ताकार पथ पर लगातार घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल उसको मिलता है। इसी कारण से लगातार किसी भी वस्तु पर केवल एक बल काम करेगा ना तो वस्तु उसी दिशा में गतिशील हो जाएगा जिस दिशा में
बल लगाया जा रहा है, लेकिन जब दो बल लगता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो वस्तु संतुलित हो जाता है और उस पथ पर घूमने के लिए बाध्य हो जाता है लगातार। जैसे मान लीजिए आप पर हम केवल इधर से बल लगाएं तो हो सकता है कि आप उधर गिर भी सकते हैं, लेकिन उधर से कोई बल लगा देता आप स्थिर हो जाइएगा, ठीक ना। तो जितना जेड ई स्क्वायर बाई आर का मान होता है उतना ही एम बी स्क्वायर बाई, इसलिए दोनों बराबर होता है। और देखिए जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो वस्तु उसका वेग का मान हर जगह कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए कि 10 मीटर प्रति सेकंड से घूम रहा है ना, तो हर जगह उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, लेकिन इस सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पर वेग का डायरेक्शन बदलते रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए डायरेक्शन इस दिशा में है, लेकिन यहाँ पर ही यहाँ पर आएगा तो हर एक पॉइंट में बदलते रहता है। जैसे यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर। हाँ, तो किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु जब किसी सर्कुलर पाथ पर घूमता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो के चाहे कोई भी हो के, तो हम उस वृत्ताकार पथ के हर एक बिंदु पर उसका वेग का डायरेक्शन लेकिन मान सेम रहता है, ठीक ना। ये फिजिक्स में आपको पढ़ना है जब सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तब, लेकिन आ गया है पहले इसलिए बता दिए, ठीक ना। तो चलिए लिखिए, दोनों परिमाण में बराबरी होता है। एम बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख दिए हैं, आर होता है, मिस्टेक लिखा गया है, केवल आर होता है, ठीक ना। हाँ तो गलती है, वो आर स्क्वायर नहीं होता है, कल आर होता है। लिखिए माना कि, नहीं जी चित्र बनाने के बाद पॉइंट नहीं इसमें, माना कि H परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु, माना कि हाइड्रोजन परमाणु, माना कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु संख्या Z है, माना कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, और कक्षा में इलेक्ट्रॉन का, और कक्षा में इलेक्ट्रॉन का स्पर्श रेखीय वेग भी है। स्पर्श रेखीय मतलब कि देखिए स्पर्श करते हुए उसका वेग है कि नहीं, स्पर्श रेखीय वेग भी है, और कक्षा में इलेक्ट्रॉन का स्पर्श रेखीय वेग जो लिखे हैं उसी को ABCD वाला भी है। इलेक्ट्रॉन का आवेश E, इलेक्ट्रॉन का आवेश E तथा जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी त्रिज्या r है, तथा जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी त्रिज्या r है। उसकी त्रिज्या r है। पैराग्राफ चेंज, जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूमता है तो उस पर अभिकेंद्र एवं अपकेंद्र बल, तो उस पर अभिकेंद्र एवं अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल mv स्क्वायर बटा r, अभिकेंद्र एवं अपकेंद्र बल mv स्क्वायर बाई r लगता है जो दोनों आपस में बराबर होता है, जो दोनों आपस में बराबर होता है, जो दोनों आपस में बराबर होता है तथा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, तथा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल
लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल ZE² बटा R² होता है। ZE² बाय R² होता है। देखिए इसमें मानने वाला काम क्या था कि इसे मान लिए हैं कि हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु संख्या Z है, इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और इसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा की त्रिज्या कितना है R है। तथा इसका स्पर्श देखिए वे, क्योंकि देखिए यहाँ से स्पर्श कर रहा है कि नहीं, हर बार इस तरह से होता है ना। इसका स्पर्श देखिए वेग भी है, इस पर दो गो बल काम करता है, एक होता है विकेंद्र बल अंदर की ओर काम करता है, आप केंद्र बल, लेकिन दोनों के मनवा बराबर होता है mv² बाई R। तथा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगता है आपका ZD² बाई R²। एक्चुअल में होता है इतना है, F बराबर 1/4πε0 ZD इंटू E या बटा में, लेकिन हम लोग इनके CGS सिस्टम में लेते हैं तो अगर मनवा 1 हो जाता है, वैसे खाली क्या होता है ZD² बाई, ठीक ना। अब अगला दिन लिखाएंगे, अभी एक बाकी है, पूरा लम्बा है ये, छूट